बात का जिक्र बार बार आता है कि इस देश के जो कॉर्पोरेट्स हैं, कुछ कॉर्पोरेट्स भाग गए और कुछ कॉर्पोरेट्स ऐसे हैं जो जहां पर हाथ रखते हैं सोना हो जाता है। सोना इसलिए हो जाता है क्योंकि उनकी सत्ता से बहुत करीबी है। एक नाम लिया जा सकता है अडानी का। अडानी का नाम इसलिए यहां पर लिया जा सकता है क्योंकि हमको लगता है उनके तमाम प्रोजेक्ट्स की लिस्ट को आप देखिए। ग्रीन एनर्जी, तो आपको जानकर हैरत होगी 561% का रेस हुआ है। 2020 का हम जिक्र कर रहे हैं इस वर्ष का, जिस समय समूचे देश की इकोनॉमी, समूची दुनिया की इकोनॉमी नहीं जा रही नीचे, उनकी नेटवर्थ कैसे बढ़ रही है। ग्रीन एनर्जी 551%, अडानी गैस 103%, अडानी इंटरप्राइजेस 85%, अडानी ट्रांसमिशन 38%, अडानी पोर्ट्स 4%। इन सभी जगहों पर अगर इस तेजी से चीजें डेवलप हो रही है तो फिर इस पर रोक लगाएगा कौन और लगेगी कौन। हम लोग बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या करते वक्त भी इतने कंट्रडिक्शन के साथ इतना कंफ्यूजन फैला देता है कि लोग सोचने लगते हैं कि आर्टिकल 32 का मतलब व्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ा जाए या ना जोड़ा जाए, क्योंकि एक जस्टिस कहता है सब कुछ आर्टिकल 32 ही है, दूसरा कहता है आर्टिकल 32 तो कुछ भी नहीं है। तो आप क्या करेंगे जब इस हद तक है व्यक्ति की स्वतंत्रता के मद्देनजर, तो कॉर्पोरेट और उनके धंधों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगा। और पार्लियामेंट जब नतमस्तक और पार्लियामेंट के भीतर और बाहर वैसी परिस्थितियां हैं तो फिर आरबीआई क्या कर लेगा। और आरबीआई जब कुछ नहीं कर पाएगा तो ऐसे में सीएजी जो रिपोर्ट देगा वो कौन सी रिपोर्ट देगा। चोर को कोतवाल बनाने की परिस्थिति में एक कदम हमको लगता है और आगे इसलिए चलना चाहिए क्योंकि मौजूदा वक्त में हम लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि कमोवेश सारे सेक्टर डामाडोल हैं और शेयर बाजार ऊपर में जा रहा है। यह भी समझना होगा आपको अब, क्योंकि एयरलाइंस देख लीजिए, हॉस्पिटलिटी देख लीजिए, टूरिज्म देख लीजिए, रियल एस्टेट देख लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर देख लीजिए, सारी चीजें नीचे जा रही हैं। दूसरा सच यह है कि टैक्स कलेक्शन कम हो गया है, गवर्नमेंट के अपने एक्सपेंडिचर बढ़ गए हैं, तो फिर पैसा कहां से आ रहा है। और शेयर मार्केट इस बीच में ऊपर जा रहा है। भारत का रुपया डॉलर के मुकाबले 75 रुपए तक पहुंच गया है। दुनिया में बड़ी साफ समझ है, एफआईआईज ने पैसा लगाया है शेयर मार्केट में। अगस्त के महीने में लगभग 47,000 करोड़ लगाया था, नवंबर के महीने में लगभग 45,000 करोड़ रुपया वो लगा चुके हैं। अब सवाल है कि एफआईआई जब आती है और इस देश का एक बड़ा तबका जो शेयर मार्केट से जुड़ा है वह रोज सोच रहा है कि अरे उसने तो पैसा लगा दिया होता तो उसको लाभ हो जाता। सवाल ये नहीं है, सवाल दो है। जब कोई देश कमजोर होता है तो वहां पर विदेशी निवेश वहां के शेयर मार्केट में बहुत तेजी से इसलिए घुसता है क्योंकि कम पैसे में उसको ज्यादा शेयर्स मिल जाएंगे। मौजूदा वक्त में भारत का रुपया बड़ा कमजोर है डॉलर के सामने, यूरो के मुकाबले तो 90 रुपए तक पहुंच चुका है। तो एक स्थिति यह होती है। दूसरी स्थिति होती है कि शेयर मार्केट के भीतर में चीजें ऊपरी स्तर पर मैनेज की जाती है, जिसमें जो बड़ी कंपनीज हैं उनके शेयर्स लेकर और उनके जरिए डील को आगे बढ़ाकर निचले स्तर पर एक उम्मीद पैदा कर दी जाती है कि आप वहां पर पैसा लगाइए, कल आप पालेंगे। वहां पर पाता कोई नहीं है। जिन्होंने भी शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ है वो जरा सोचकर सोचें कि 40,000 जब शेयर था, बीएसई का सेंसेक्स जब 40,000 से नीचे था और अभी 44,000 है, इस बीच में इतना अगर बढ़ गया तो उनको कोई लाभ हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ होगा लाभ। इसमें कोई सोचने की बात नहीं है और इसमें कोई ज्यादा ये कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है कि इसके लिए समझा जाए बूझा जाए। भारत का बार बार एक डाटा आता है इस बीच में कि हमने एक्सपोर्ट बढ़ा दिया है। आपको जान के यह हैरत होगी कि भारत का एक्सपोर्ट मौजूदा वक्त में हाईएस्ट पॉइंट पे एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है, यानी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट सबसे ज्यादा और वो तकरीबन 50% तक पहुंच गया है। अन्यथा हमारा एक्सपोर्ट जो -4% 5% दिखा रहा है, ओरिजिनलिटी यह है कि ओवरऑल हमारा एक्सपोर्ट मार्केट नीचे चला गया है क्योंकि हम चाइना को लेकर जो झगड़ा कर चुके हैं, अमेरिका के साथ जो स्थिति अनुकूल हो नहीं पा रही है और इंटरनेशनल मार्केट में हमने मैसेज दे दिया है कि अब हम संरक्षणवादी होंगे, आत्मनिर्भरता के साथ चलेंगे, और लेकिन हमारे यहाँ इंडस्ट्री काम कर नहीं पा रही है, हमारा कंज्यूमर के पास पैसा नहीं है। इन सारी परिस्थितियों ने एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई जो भी प्रोडक्ट थे उसमें खास तौर से यह भी समझना चाहिए, चावल का निर्यात सबसे ज्यादा हो रहा है। उसकी वजह दो है। थाईलैंड सबसे ज्यादा निर्यात करता था, लेकिन थाईलैंड में जो वहां के राजा को लेकर आंदोलन चल रहा है, या फिर ऑस्ट्रेलिया में बात कीजिए, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जो आग लगी, इन परिस्थितियों में भारत ने के जो चावल है वो मैक्सिमम एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और खुदा ना खास्ता इस देश की अगर मानसून की परिस्थिति कहीं डगमग हो गई और किसी बरस प्रोडक्शन नीचे चला गया तो भूखमरी की स्थिति इस देश में आ सकती है। और इस देश के भीतर में जो महंगाई है वो 100% तक उन प्रोडक्ट्स पे बढ़ गई है जो प्रोडक्ट्स न्यूनतम गरीबों की जरूरत थी। आलू और प्याज 100% से लेकर 350% तक एक महीने में इन्फ्लेशन, महंगाई दर ऐसे बढ़ सकती है। यह भी एक कमाल की स्थिति। और दूसरी स्थिति, इस देश में कानून जब बना दिया गया कोई भी जमाखोरी कर सकता है और सरकार के अपने पास एफसीआई का गोडाउन हो या निजी गोडाउन हो, इतनी जगह नहीं है कि वह अपने सरकारी पैसे से खरीद किए गए वस्तुओं को गोडाउन में रख सके, तो जमाखोरी की स्थिति यह आ गई कि जो
रिटेल सेक्टर है और जो थोक है, उन दोनों के बीच में गैप बढ़ गया, क्योंकि थोक को अपने साथ रखने वाले लोग जो किसान से उठाया, जो मार्केट से प्रोडक्ट उठाया, वह तो उन्हें सस्ते में मिल गया। उसे जब वो रिलीज करते हैं बाजार के लिए, कंज्यूमर के लिए, नागरिकों के लिए, तो वो ज्यादा में करते हैं, 1 रुपए का माल 10 रुपए में बेचते हैं, क्योंकि जमाखोरी की स्थिति साथ में जुड़ गई, जो हाल में 3 विधेयक आए थे एग्रीकल्चर से जुड़े हुए। यह एक स्थिति ठीक वही है कि आप चोर को कोतवाल बना दीजिए। और जब इस स्थिति में हम आपसे बात करते हैं, तो जो बैंक खोलने की स्थिति है, हमको लगता है इन परिस्थिति को भी देख लीजिए, क्योंकि कोई भी सेक्टर हो, पावर का सेक्टर, ऑटोमोबाइल का सेक्टर, ट्रांसपोर्ट का सेक्टर, आयरन का सेक्टर, स्टील का सेक्टर, रोड का सेक्टर, सीमेंट का सेक्टर, बेसिक मेटल का सेक्टर, मैन मेड टेक्सटाइल है उसका सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर का सेक्टर, माइनिंग का सेक्टर, इन सेक्टर्स का जिक्र हमने इसलिए किया, इनसे जुड़े हुए लगभग 1800 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बैंक से कर्ज लिया और कर्ज नहीं लौटाया, विलिंग फुलिंग कह दिया हम पैसा लौटाने की स्थिति में नहीं है, आप हमारी कंपनी को बेच दीजिए या जो कर दीजिए, हमसे चीजें नहीं संभलेंगी। तो वह इस देश को कुछ छोड़कर भाग गए, कुछ ने अपने आप को कंगाल घोषित कर दिया। अब यहां से सवाल होता है कि इसने अगर इस फील्ड के लोग अगर इस देश के भीतर इनके ऊपर कितना कर्ज था और कितना पैसा लिया, हमको लगता है खासतौर से इंडस्ट्री की एक स्थिति आपको हम जानकारी दे देते हैं। इंडस्ट्री के ऊपर में, इंडस्ट्री में भी अगर सिर्फ पावर सेक्टर का पहले जिक्र कीजिए, पावर सेक्टर के ऊपर में 3036 करोड़ 2012-13 में एनपीए था, जो कि आज की तारीख में बढ़कर, या फिर मनमोहन सिंह के आखिरी दौर में आइए तो 6783 करोड़ का एनपीए सिर्फ पावर सेक्टर में था। आज की स्थिति में वो 94,467 करोड़ 94,000 तक पहुंच गया है। 94,000 इस दौर में पहुंच गया, कितने गुना से ज्यादा भाग कीजिएगा। और यही अगर आप इंडस्ट्रीज में आना शुरू कीजिएगा तो आपको जानकर हैरत होगी कि जिस समय मनमोहन सिंह जा रहे थे 2013-14 में, उस समय इंडस्ट्री का एनपीए जो था 94,246, 94,246 करोड़, जो आज की तारीख में बढ़ते बढ़ते 18-19 का जो आखिरी डाटा आया है, वो कहता है कि सिर्फ इंडस्ट्री क्षेत्र में जो लार्ज इंडस्ट्री है 5,78,364 करोड़। यह एनपीए सिर्फ उनका है। और जो लोग अपने आप को दिवालिया घोषित कर देते हैं, वो आखिरी सच सुन लीजिए, क्योंकि व्यवस्था किए हुए हैं कि आपसे कंपनी नहीं चलेगी, आप दिवालिया घोषित कर दीजिए। उसके लिए हमने एक एनसीएलटी बना लिया है, एनसीएलटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल बनाया है। एनसीएलटी में इस कोविड से ठीक पहले मार्च तक 3,774 मामले आए। इन 3,774 मामलों में से 2,117 मामले अभी भी पेंडिंग पड़े हुए हैं। उसमें से 1,604 मामले रिजॉल्व किए गए कागज पे इसलिए क्योंकि इसमें से 90% ने दोबारा अपील कर दी, तो दोबारा मामला अटक गया। इसमें से सिर्फ 221 मामले, यानी बात शुरू हुई थी 3,774 मामलों से, उसमें से सिर्फ 221 केसेस ही ऐसे हैं जहां पे मनी रिकवर्ड की गई, यानी बैंकों को पैसा मिल गया। और बाकी 3,550 से ज्यादा केसेस में तो वो सब अदालतों में चक्कर लगा रहे हैं। और बीते 9 महीनों से, जब से ये कोविड का संकट शुरू हुआ, एनसीएलटी की पूरी कार्रवाई बंद है। एनपीए की बुक को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, किसी को नोटिस नहीं भेजा जा रहा है, कुछ भी नहीं किया जा रहा है, यानी सारी चीजें बंद लिफाफे में ठप कर दी गई है, यह कहते हुए कि अभी कोई जरूरत नहीं। और यह जानते समझते हुए आरबीआई पहली बार समझ रहा है कि इस दौर में ऐतिहासिक मंदी में वह कदम रख चुका है। डिप्रेशन भी है और रिसेशन भी है, यानी इंप्लॉयमेंट